क्लास 7th हिस्ट्री के पार्ट 2 की ओर हैं। पार्ट 1 आपने देखा होगा, बखूबी पसंद भी आया होगा और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। चलते हैं दिल्ली के सुल्तान चैप्टर को कवर करते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्रम दे रखा है तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। इसका सही क्रम जो होगा वो ऑप्शन सी, पहले 1 फिर 2 यानी तुर्की शासक, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश और फिर उसके बाद सैयद वंश। इनका जो चारों क्रम है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसी क्रम से इसका सही आंसर होगा। एक बार इसके शासन के वर्ष को भी समझ लेते हैं। तुर्की शासक 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320, जो कि सबसे कम शासन काल रहा है इनका। और अगला क्रम आता है तुगलक वंश का, जो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, और उसके आगे सैयद वंश आता है जो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। तो इस तरह से आप देखें इनका सही क्रम, पहले तुर्की वंश का शासक था यानी तुर्की शासक, उसके बाद खिलजी वंश का शासक, इसको हम तुर्की शासक वाले को हम गुलाम वंश के नाम से या ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? पहला कारण बताया गया है राजस्व के रूप में प्राप्त अनाज को इकट्ठा करने के लिए। दूसरा, विदेशी व्यापारियों के रहने, खाने पीने एवं मनोरंजन के लिए। तीसरा, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बड़े मजबूत किलेबंद शहर। और अगला है कैदियों एवं दासों को रखने के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए मजबूत किलेबंद शहर, यानी गैरिसन शहर किलेबंद बसाव क्षेत्र होते थे जहां सैनिक रहा करते थे। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न 3 की ओर हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार, समुद्र तथा मदुरई एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों को विजित कर लिया था? आपके ऑप्शन हैं बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित किया था। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मलिक कफूर के नेतृत्व में की गई थी। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ उनसे वार्षिक कर ही वसूलता था। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में और रखें। अगले प्रश्न 4 की ओर हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं लिबान, किबला, ममसूरा और सहन। इसका सही जवाब आंसर होगा किबला, ऑप्शन नंबर बी। मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को लिबान कहते हैं। मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को लिबान कहते हैं। दूसरा, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मस्जिद में के किबला के आखिरी सिरे को ममसूरा कहते हैं। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममसूरा कहते हैं। मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो शब्दावली है इनको ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन है मजदूर, गुलाम, किसान और काश्तकार। आपके सही आंसर होंगे गुलाम। गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर भी होता था। इस तरह से याद रखिए, इनका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन है भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। दूसरा, इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब होगा केवल एक, चूँकि अलग अलग आकार वाले इलाके को इक्ता कहा जाता था। आपका पहला कथन सही है। याद रखिए, इन इलाकों को संभालने के लिए सूबेदार यानी अधिकारी, जिसको इक्तेदार या मुक्ति कहते हैं, कहा जाता था। इनका फर्ज था कि वे अपने इलाके में सैन्य अभियान के नेतृत्व करें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1, मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए
दिया जाता था। कारण, ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से चल सके। इसका जो सही जवाब होगा आपके इसके जो प्रश्न के अनुसार सही जवाब जो ऑप्शन ए है। चूँकि कथन और कारण से जुड़ा हुआ है तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। एक बार फिर से इसको समझिए कि दिल्ली सल्तनत में मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्ति लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से चल सके। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? आपके ऑप्शन है खुम्स, ज़कात, खराज और ओश्र। इसका सही जवाब होगा खराज। खराज एक तरह से टैक्स था, कृषि पर लगने वाला कर होता था जो उत्पादन का 50% होता था। खुम्स लूट का धन होता था जो सैनिक एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था, जबकि ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर केवल संपन्न वर्ग से ही लिया जाता था। इस तरह से इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। खराज जो कृषि पर लगने वाला कर होता था, उत्पादन का 50%। खुम्स लूट का धन होता था जो सैनिक एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। और ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो केवल संपन्न लोगों से ही लिया जाता था। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसे टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। दूसरा, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। आपके कौन से कथन सही हैं? कथन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए, जिसके कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल अस्थायी सेना खड़ा करनी पड़ी थी। इस सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्राएं चलाई गई जो कुछ कुछ आज की कागज की मुद्रा की तरह ही थी। इस तरह से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, वह किस जगह पर था? आपके ऑप्शन है तुगलकाबाद, आगरा, अजमेर, दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। इस तरह से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपने पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में भी किया है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण था या सुधार कहें वो बाजार नियंत्रण नीति, यानी सब सामान की कीमत जो है वह सुनिश्चित कर दी गई थी, चाहे वह आपको कितनी भी महंगी खरीदनी क्यों न पड़े, लेकिन उपलब्धता जो है वह एक निश्चित रेट पर थी। यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसकी चर्चा बर्नी ने अपने पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में की है। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। दूसरा, अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया था। यह दोनों कथन सही है, इसलिए आपका आंसर एक और दो दोनों होगा। आप इसके बारे में विस्तार से समझिए एक बार। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। कारण, सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। इस तरह से कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इससे मजबूर होकर अलाउद्दीन को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी। बड़ी सेना को संभालना बहुत बड़ी चुनौती थी। विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार किए। इसमें सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की नीति जो बहुत महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 14। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी?
रुद्रमा देवी आपके ऑप्शन है काकतीय वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, चोल वंश। इसका सही जवाब होगा काकतीय वंश से संबंधित थी। रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। इस तरह से ध्यान रखिए, इतना जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ। प्रश्न संख्या 15 की ओर है, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम प्रश्न। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? आपके ऑप्शन है गुजरात, कश्मीर, मालवा और राजस्थान। इसका सही जवाब होगा कश्मीर। रानी दिद्दा कश्मीर की महिला शासिका थी। उसका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। निश्चित रूप से इस प्रश्न से जुड़ा हुआ यह फैक्ट याद रखिएगा। दिद्दा किस क्षेत्र से संबंधित? तो यानी कश्मीर से संबंधित था। तो ये थे दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो। थैंक यू।